हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो पॉइंट विद अनिर्बन। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस चार्जेस के चलते हम लोगों का जो है क्रेडिट स्कोर भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ हम लोग का जो फिनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग सिविल स्कोर बोलते हैं तो उसमें भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। यस फ्रेंड्स, आप लोग सही सोच रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है फाइनेंशियल चार्जेस। उसके साथ साथ लेट फाइन चार्जेस के बारे में हम लोग जानेंगे। और क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता हो बिल के अंदर जो है टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, यहाँ से आपको पूरा क्लियर आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस इसके साथ साथ इस चार्जेस कब से आपको लगना स्टार्ट होता है और कितना परसेंटेज के बिहाफ में ये चार्जेस आपको पे करना होता है और डिटेल्स में आपको डिस्कस करूंगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास में रहा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है। हम लोग सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड का जो 30 डेज का बिलिंग साइकिल जो मिलता है। मेरे प्रीवियस वीडियो जो है बिलिंग साइकिल के रिगार्डिंग आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। 30 डेज के अंदर हम लोग जो भी परचेज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल, आप कार्ड से कोई भी कैश भी विड्रॉल करते हैं तो उसका जो भी अमाउंट आप खर्च करते हैं वो बिल जनरेशन डेट में जाकर आपको टोटल अमाउंट जो है वो कन्वर्ट होता है, टोटल बिल अमाउंट जनरेट होता है। टोटल अमाउंट के अंदर ओनली आप रिटेल ट्रांजेक्शन करते हैं तो रिटेल ट्रांजेक्शन का जो है 5% और मिनिमम जो है 250 रुपीज़ जो है वो आपका मिनिमम अमाउंट के अंदर कैलकुलेट कर बैंक भेजते हैं एज ए मिनिमम अमाउंट। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका कार्ड में पहले से ही कोई भी ईएमआई चल रहा है और कोई भी आपका लेट फाइन चार्जेस है ओवर लिमिट चार्जेस है कोई भी जीएसटी चार्जेस आप लोग कार्ड में पहले से ही आपको लगा हुआ है तो वो भी आपका क्या है मिनिमम अमाउंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। मैं पहले बता देता हूँ किस रीज़न की वजह से आपको फाइनेंस चार्जेस और लेट फाइन चार्जेस पे करना होता है, वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप जो ड्यू डेट दिया जाता है वो ड्यू डेट के अंदर आप कोई भी अमाउंट पे नहीं करते क्रेडिट कार्ड में, तब उस सिचुएशन में आपको दोनों चार्जेस पे करना होता है, एक लेट फाइन चार्जेस और उसके साथ साथ फाइनेंस चार्जेस भी आपको पे करना होता है। आप ओनली मिनिमम अमाउंट जो ड्यू दिया जाता है वो अमाउंट आप पे कर देते हैं ड्यू डेट के अंदर, तब आपको ओनली जो है फाइनेंस चार्ज पे करना होता है। और टोटल अमाउंट ड्यू आप पेमेंट कर देते हैं ड्यू डेट के अंदर, तब आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है। तो कुछ बैंक का जो है प्रोविज़न रहता है कि आप 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ से नीचे आप ड्यूज़ रखते हैं तो उसके बिहाफ में आपको कोई भी लेट फाइन चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं भी जानता हूँ जो एसबीआई बैंक का जो प्रोविज़न है वो आपका है 500 से नीचे कोई भी चार्जेस बिल आपका ड्यूज़ रखेंगे तो उसके बिहाफ में कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो स्लैब है वो स्लैब के बिहाफ में आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। तो लगभग सभी बैंक का स्लैब जो है सेम ही रहता है। क्या होता है कि स्लैब 100 से रुपीज़ से ज़्यादा से आपको 500 रुपीज़, 500 से आपको 1000 रुपीज़, 1000 से 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ से आपको 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ से आपको 25,000 रुपीज़ और 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप कोई भी ड्यूज़ रखेंगे तो उसके बिहाफ में आपको डिफरेंट जो है आपको लेट फाइन चार्जेस होगा, उसके साथ आपको 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो मेरे मानिए तो आप कोई भी लेट फाइन चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ रहा है तो इसके बिहाफ में आप कोई भी अमाउंट आप ड्यूज मत छोड़िएगा, आप टोटल अमाउंट को जो है वही आप क्लियर कर दीजिएगा तो उसमें आपको फ़ायदा ही जाएगा। आपको डिफरेंस स्लैब के बिहाफ में आपको डिफरेंस आपको लेट फी चार्जेस पे करना है, उसके साथ साथ जीएसटी भी चार्जेस पे करना होता है। अभी मैं आ जाता हूँ फाइनेंस चार्ज के बारे में। हम लोग जब बिल मिलता है तो बिल के अंदर हम लोग चेक करते हैं एक फाइनेंस अमाउंट दिया रहता है। तो फाइनेंस अमाउंट जो है आप तो सोच सकते हैं कि आप कुछ भी फाइनेंस नहीं करवाए हैं तब भी बैंक आपको फाइनेंस चार्ज भेजे है। तो इस सिचुएशन में आपको मन में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, सवाल आ सकता है कि आप शायद बैंक ने आपको गलत बिल भेजे है। तो एक गलत बिल नहीं है, ये सही बिल है क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड बिल है, इसमें गलती नहीं होता है। हम लोगों का नॉलेज जो है वो प्रॉपर नहीं रहने से ये चार्जेस हम लोगों को पे करना होता है। तो दो सिचुएशन आ सकता है। एक सिचुएशन जो है जेन्युइनली आपका कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसके बिहाफ में आपको फाइनेंस चार्ज पे करना होता है। नहीं तो आपको सही जानकारी नहीं है तो इस बिहाफ में आपको चार्जेस पे करना होता है, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट दिया जाता है वो देखने में भी बहुत ही अच्छा है, छोटा सा अमाउंट है। तो वो छोटा सा अमाउंट आप पेमेंट कर देते हैं तो इस मंथ में आप छोटा अमाउंट पेमेंट कर दिए हैं तो नेक्स्ट मंथ में तो आपको बड़ा अमाउंट पेमेंट करना ही पड़ेगा। बारे में फाइनेंस चार्ज जो है
डेली एवरेज बैलेंस के बिहाफ में आपको चार्जेस पे करना होता है। आप एवरेज पकड़ कर चलिए आपको सभी बैंक का, तो आपका 3.25 से 3.35 के अंदर ही आपको चार्जेस पे करना होता है पर मंथ के बिहाफ में। जैसे SBI बैंक का ही हो गया है, 3.35 के बिहाफ में आपको चार्जेस पे करना होता है। एनुअली जो आता है आपको 41% के आसपास आपको आ जाता है। तो इस चार्जेस को हम लोग क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले भी बताया हो कि आप टोटल अमाउंट ड्यू जो है ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं करते तभी आपको ये चार्जेस पे करना पड़ता है। तो कब से लगना स्टार्ट होता है, आपको ड्यू डेट जो है वो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से आपको काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एवरेज डेली बैलेंस के बिहाफ में आपको ये चार्जेस पे करना होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम लोग कोशिश करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। सपोज आपका हर मंथ का 17 तारीख है, बिल जनरेशन डेट है, तो उस डेट में आपको बिल जनरेट हुआ 5000 रुपीज़। आपका ड्यू डेट जो है नेक्स्ट मंथ का है 7 तारीख, उसमें आपको पेमेंट करना है 5000 रुपया। तो आपका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो टोटल अमाउंट ड्यू आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में आप जो है 7 तारीख के अंदर आपका कितना अमाउंट पेमेंट किए, आपने 2000 रुपये पेमेंट किए, तो आपका ड्यू कितना रहेगा, ड्यू आपका रहेगा 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ आपका ड्यू रह गया। तो आपका नेक्स्ट जो है आप 10 तारीख में जाकर आप कोई 2000 रुपये का आपका ट्रांजेक्शन किए। 2000 रुपया जो है वो अभी तक बिल में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो आपका अनबिल अमाउंट के अंदर वो आपका परचेज है। तो क्या है, ये डेली आपको एवरेज बैलेंस के बिहाफ में काउंट होता है। तो आपका 3000 आपको रुपीज़ रह गया, वो 3000 रुपीज़ जो है वो 7 तारीख से 10 तारीख तक काउंट होगा। तो कैसे काउंट होगा, 3000 रुपीज़ इंटू 3.35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 इंटू 365 रुपीज़, ये आपका अमाउंट हो गया। और प्लस उसके साथ साथ आपको 3000 रुपीज़ जो है वो नेक्स्ट मंथ में आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पकड़ कर चलिए आप 10 तारीख में जाकर आप तो 2000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, तो टोटल आपको अभी कितना एवरेज बैलेंस आ गया आपका 2500। तो 2500 के बिहाफ में आपको कितना पे करना हो रहा है, आपको 10 तारीख से नेक्स्ट जो है बिल बनेगा 17 तारीख तक, मतलब 7 दिन का पेमेंट करना होगा। तो उसका अमाउंट कितना आएगा आपका 2500 इंटू 3.35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका आ जाता है आपका 7 इंटू 375। तो टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 3000 तो कैरी फॉरवर्ड हो ही गया। उसके साथ 3000 के ऊपर जो है 3.35 के बिहाफ में वो आपका 3 दिन का काउंट होगा, प्लस आपका जो है 2500 के बिहाफ में आपका 7 दिन का आपका अमाउंट जो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे तो उस सिचुएशन में आप जो है EMI का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो है आप जितना से जितना हो सके कार्ड से ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। आपका जब एवरेज डेली बैलेंस कम रहेगा तब आपका क्या है, आपका फाइनेंशियल चार्ज भी कम आएगा। अभी मैं सेकेंड रीज़न का बात में आ जाता हूँ। सेकेंड जिस रीज़न के लिए आपको पे करना होता है वो कार्ड से कोई भी कैश विथड्रॉल करते हैं, कैश विथड्रॉल के लिए भी आपको सेम चार्जेस पे करना होता है। तो जब तक आप पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं करते, पूरा अमाउंट के अंदर दो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जब कार्ड से कोई भी कैश विथड्रॉल करते हैं उस टाइम आपका बिल अनबिल अमाउंट दोनों एक साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या है आपका पूरा बैलेंस जब नील हो जाएगा तभी आपको कोई चार्जेस आपको नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई कुछ बैंक का इंटरनल पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट होता है, तो कोई भी मंथ में आप फाइनेंस चार्ज व लेट फी चार्जेस दे दिए हैं तो उस बैंक क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ से आपको कोई भी EMI का ऑप्शन नहीं देंगे। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप सोच लीजिए, जो आपका टाइम पीरियड दिया जाता है 20 डेज का, तो उसी के अंदर आप सोच लीजिएगा उस अमाउंट को EMI में करना है और नहीं करना है। नहीं तो आप लोन का भी ऑप्शन चूज़ करते जाते हैं तो उसमें भी आपको लोन का भी ऑफर आपको नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपका एवरेज डेली बैलेंस का जो मैं बात किया हूँ तो उसके अंदर तीनों चीज़ कैलकुलेट होता है। एक है बिल अमाउंट, एक है अनबिल अमाउंट, और कोई भी प्रीवियस आपका EMI चल रहा है तो EMI का जो है रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा रहता है तो वो भी आपका एवरेज डेली बैलेंस के अंदर काउंट होता है। ये जो चार्जेस का जो कैलकुलेशन का बात किया हो, ये कोई पर्टिकुलर बैंक का नहीं है, ये सभी बैंक फॉलो करते हैं। अभी मैं आ जाता हूँ जो लेट फाइन चार्जेस और फाइनेंस चार्जेस जो है रिवर्स होता है और नहीं होता है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये वैलिड चार्जेस है बैंक की तरफ से, इस चार्जेस रिफंड नहीं होता है। तो आप आपके हिसाब से कोशिश कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो अलग से डिवीज़न होता है तो उसमें आप मेल करवा सकते हैं कि आप इस चार्जेस को रिफंड लेना चाहते हैं। तो देखिए, जो डिसीजन होगा वो बैंक का फाइनल होगा। बैंक का इंटरनल पॉलिसी के बिहाफ में आपको लास्ट 6 मंथ आपको पेमेंट हिस्ट्री देखने के बाद वो चार्जेस आपको रिफंड करवा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चार्जेस जो है ना के बराबरी होता है, आपको रिफंड नहीं मिलता है। हर मंथ आपका क्रेडिट ऑर्डिनेंस के बिहाफ में बैंक को सिविल जो डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड को इन्फॉर्म करना होता है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा
होगा। आपको हर मंथ जो है कोशिश करना होगा, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करवा दीजिएगा टोटल अमाउंट को, तभी आपका क्रेडिट स्कोर भी ग्रो करेगा, उसके साथ साथ सिविल स्कोर भी आपको ग्रो करते रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 और 750 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं जानता है, हम लोग को कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी आपका लोन का ज़रूरत पड़ेगा तो बैंक के पास ही हम लोग को जाना पड़ेगा। तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में बैंक आपको कुछ भी लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये सिचुएशन आप ध्यान में रखिएगा। और जो मैं आपको यहाँ पर टिप्स दिया हूँ, जिस सिचुएशन में आपको पेमेंट आप पूरा अमाउंट नहीं कर पा रहे तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा, जैसे आपको मैं ईएमआई का प्रोसीजर्स बता दिया हूँ, प्लस जो है आप टोटल अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहे उस टाइम कोशिश कीजिएगा जितना से जितना आपका एवरेज डेली बैलेंस को कम करने का जो प्रोसीजर मैं बताया हूँ वो भी आप फॉलो कर आपका जो है फाइनेंस चार्ज को आप कम करवा सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको जो भी मैं डिस्क्राइब किया हूँ तो इससे आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको फाइनेंस चार्ज और लेट फी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मुझे आप लोग जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक तो थम्स अप बनता ही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास मेरा बेल आइकन प्रेस करवा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।